चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं उत्तर मुग़ल काल के बारे में। तो जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा है, इसके जस्ट पहले हमने मुग़ल काल के बारे में पढ़ा। मुग़ल काल यानी कि जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें देखी हैं, अर्थात बाबर से लेकर औरंगज़ेब, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक का जो शासनकाल है कंप्लीट देखा। बीच में एक और शासनकाल आया था, आप जान सकते हैं, सूर्यवंश। सूर्यवंश यानी शेरशाह सूरी का शासनकाल। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं मुग़ल काल के अंतर्गत। अब हम पढ़ने वाले हैं जो औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब के बाद भी बहुत सारे जो शासक है जो कि मुग़ल काल के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को रखा जाता है किसके अंतर्गत? उत्तर मुग़ल काल के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनके अंतर्गत हम थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। खास करके आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ली जाती है, जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर प्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये प्री और मेंस दोनों के लिए। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम उत्तर मुग़ल काल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मध्य युग की समाप्ति, अर्थात हम बोल सकते हैं औरंगज़ेब की मृत्यु। औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अब जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके जस्ट बाद यानी कि उसके पश्चात क्या होता है? आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, अर्थात जो नवीन युग है उसका अभ्युदय होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तर मुग़ल काल की उसको परिभाषा हम मतलब उसका नाम उसको दे सकते हैं, उत्तर मुग़ल काल को। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा था। औरंगज़ेब की काफ़ी जो नीति थी, काफ़ी एक प्रकार से ख़राब नीति हम बोल सकते हैं, यानी कि कट्टरवादी था वो एक प्रकार से, और अन्य धर्मों के साथ जो था उसका धर्मांधता की सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। तो उसके कारण जो साम्राज्य था, धीरे धीरे हम वो बोल सकते हैं उसको साम्राज्य पतन का काल इसको माना जाता है। और साम्राज्य पतन के काल के समय आप देख सकते हैं जो भारत था, जो कि केंद्रीकृत था, भारत केंद्रीकृत ना होकर वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कुछ देशी और कुछ विदेशी शक्तियों के द्वारा उसे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया जा रहा था। तो उन सभी क्षेत्रीय जो प्रांतीय राज्य थे, उन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और जो मुग़ल साम्राज्य था, तो उस समय अगर बोले हम औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात, तो टोटल 21 प्रांत में यहाँ डिवाइड था। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं, इसी में हमको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम है मुअज्जम। मुअज्जम अर्थात ये काबुल का था, यानी कि काबुल का सूबेदार था। इसके अलावा इसके साथ में कुछ और व्यक्ति थे, जैसे कि हम बोल सकते हैं गुजरात में थे, और कुछ एक जो व्यक्ति थे वो और दूसरी जगह भी थे, मतलब गुजरात में था एक, और एक था बीजापुर में। तो जो मुअज्जम था, मुअज्जम ने दोनों को पराजित कर दिया, और पराजित होने के पश्चात वो खुद उपाधि क्या थी उसकी? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से क्या बना? मुग़ल शासन में प्रथम मतलब जो है बादशाह बना, मुग़ल शासन का बादशाह बना। तो हम बोल सकते हैं उत्तर मुग़ल काल के अंतर्गत प्रथम जो बादशाह था वो बहादुर शाह प्रथम अर्थात मुअज्जम था। मुअज्जम नाम से इसको कोई नहीं जानता, इसको जानते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, उत्तर मुग़ल कालीन जो शासक थे उसमें हमको बहुत सारे जो शासक है, कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्रम एक देख लेंगे कि भाई कौन कौन से शासक कब कब बने, तो उससे हमारे दिमाग में क्या होगा, एक आइडिया फिट हो जाएगा कि शासकों का जो क्रम है वो किस प्रकार रहा। तो इसके पहले तो हमने देखे हैं, इसके पहले आपने सारे शासकों के बारे में अगर देखा होगा तो उन शासकों की लिस्ट में दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले बना था बाबर। उसके बाद कौन बना? उसके बाद बना हुमायूं। उसके बाद बना अकबर महान। उसके बाद बना कौन? इसके पहले आप याद रख लेना, हुमायूं और अकबर के बीच में शेरशाह सूरी आया था, ये चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। इसके अलावा एक और व्यक्ति, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। और उसके बाद कौन बना? उसके बाद बना शाहजहां। और लास्ट में जो था, यानी कि जो मुग़ल काल था उसके अंतर्गत औरंगज़ेब। इतने शासकों के बारे में हमने विस्तार से देख लिया, सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ डिटेल से कंप्लीट किया है। अब इसके बाद के जो शासक है किस श्रेणी में आते हैं? उत्तर मुग़ल कालीन की श्रेणी में आते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पहला शासक, तो बहादुर शाह प्रथम था, जो कि हमने पीछे देखा। और ये देखिए 65 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर शासक बना था, 1707 से 1712, यानी कि 5 वर्ष रहा। फिर जहादर शाह आया, जहादर शाह कुछ ही समय रहा, यानी कि लगभग 1 वर्ष रहा। फर्रुखसियर की बात करें तो 6 वर्ष रहा। तो आप यहाँ ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस एक क्रम आप याद रख सकते हैं। फिर रफ़ी उद्दौला जात रहा, और ये रहा 4 महीने। और रफ़ी उद्दौला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्रुखसियर के बाद जो था ये भी थोड़े दिन रहा, यानी कुछ दिन यहाँ हम बोल सकते हैं। फिर बना कौन? मोहम्मद इब्राहिम।
जो है वो भी कुछ दिन बना। मतलब ये देखिए यहाँ से लेकर ये शासक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो हम फारुखसियर के बाद कौन पढ़ेंगे? फारुखसियर के बाद पढ़ेंगे हम मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। इसको रंगीला नाम से भी जाना जाता है और ये 29 वर्ष रहा। शासनकाल इसका कितना था? 29 वर्ष था। और इसी के समय जो सैयद बंधु थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, और इसके समय में भी आक्रमण हुआ था। इसके समय में किसका आक्रमण हुआ था? एक था नादिर शाह, मतलब यहाँ पे जो था नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के समय, और अहमद शाह के समय अब्दाली का आक्रमण हुआ था। ठीक है, परंतु अब्दाली बस का नहीं, यहाँ पर देखिए अब्दाली का 5 बार आक्रमण हुए थे और 2 बार आक्रमण इसके समय हुए थे। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, मोहम्मद शाह के समय एक नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ और एक हुआ अब्दाली का भी। ठीक है, चलिए यहाँ आगे चलते हैं हम। अहमद शाह अब्दाली की अगर बात करें, अहमद शाह की अगर बात करें, अहमद शाह अब्दाली तो आक्रमणकारी था, ये हम देख सकते हैं, नादिर शाह का उत्तराधिकारी। तो अहमद शाह जो मुग़ल शासक था वो 6 वर्ष रहा। फिर आलमगीर द्वितीय रहा 5 वर्ष। इसके बाद आया शाह आलम द्वितीय, ये 47 वर्ष रहा। अब ये देखिए, ये काफ़ी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कोई काम के नहीं थे, मतलब ये जो बाद के शासक थे ये कोई काम के नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी तरीके से जो यूरोपीय शक्ति थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोल सकते हैं, ब्रिटिश, जो हम आगे पढ़ेंगे, उन सभी के अंतर्गत ये जो है पेंशन, मतलब एक प्रकार से निष्क्रिय शासक हम बोल सकते हैं इनको। तो शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह को बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़े थोड़े समय, मतलब हम देख लेते हैं, देखिए 31 वर्ष 21 वर्ष, ये कुछ समय रहे, परंतु हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक एक दो पॉइंट इनके बारे में देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम यहाँ फटाफट देख लेते हैं, फिर हम आगे के जो यूरोपीय कंपनी थी या फिर जो भी आगे का जो शासनकाल है वो हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का जो है हमारी जो कृषि है और अन्य चीज़ों में उसका क्या असर पड़ा है या क्या प्रभाव पड़ा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए बहादुर शाह प्रथम की अगर बात करें, उत्तर मुगल कालीन के अंतर्गत प्रथम बादशाह इसको माना जाता है, और इसका नाम मुअज्जम था, ओरिजिनल जो नाम था, और ये 65 वर्ष की अवस्था में शासन पर बैठा था 1707 से 1712, यानी कि 5 वर्ष। अन्य नाम की अगर बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे शाह आलम जो था प्रथम, क्योंकि शाह आलम द्वितीय बाद में आएगा। फिर इसके बाद शाह बेखबर नाम से भी इसको जाना जाता था। राजपूतों के प्रति इसकी नीति क्या थी? एक प्रकार से अस्थिर थी। तो हम एक प्रकार से अगर देखें तो इसने जो है किसी एक शासक, यानी किसी एक राजपूत शासक को हटाकर दूसरे राजपूत शासक को यहाँ पर सत्ता में बिठाने का काम किया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं राजपूतों के प्रति इसकी नीति कैसी थी? अस्थिर रही है। मराठों के प्रति भी इसकी नीति जो है एक प्रकार से अस्थिर रही है। तो हम इसका एक देख सकते हैं, जैसे मराठों की अगर बात करें तो जो शिवाजी के जो पौत्र थे शाहू, उसको मुग़लों में कैद कर लिया गया था, मुग़लों के द्वारा कैद कर लिया गया था। तो इसके काल में जैसे ही शासन पे आया तो इसने उसको छुड़वा दिया। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 1689 में जो था उसके पौत्र को इसने छुड़वा दिया। इसके बाद मराठों की अगर बात करें, मराठों के बाद जो सिख थे, सिख के अंतर्गत अगर देखें हम तो गुरु गोविंद सिंह से भी इन्होंने संधि कर ली। इसके अलावा जाटों एवं बुंदेलों के प्रति इसकी जो नीति थी, इसने उनसे काफ़ी मित्रवत संबंध स्थापित किए। एक प्रकार से जो बंदा बहादुर था सिखों के अंतर्गत, उसके विरुद्ध भी अभियान में जो जाटों से काफ़ी यहाँ पे सहायता मिली। तो इस प्रकार से इसकी नीति थी। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसी के शासनकाल में डच शिष्टमंडल, डच का मतलब क्या होता है? डच एक कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डच जो कंपनी थी वो कहाँ की थी? ये नीदरलैंड की कंपनी थी, ये आपको याद रखना है। नीदरलैंड की कंपनी को क्या बोलते हैं? डच कंपनी बोलते हैं। तो डच शिष्टमंडल 1711 में इसके ही शासनकाल में कहाँ आया था? इसके शासनकाल में आया था वो भारत। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखना है। अब बात करते हैं हम, इसके जस्ट बाद आया जहांदर शाह। तो जहांदर शाह ज़्यादा दिन नहीं रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें। तो ये था 1712 से 1713, ये मात्र 1 साल रहा, और एक प्रकार से अयोग्य और कमज़ोर शासक था ये। और गद्दी पे बिठाने का काम, यानी कि गद्दी दिलाने में इसकी सहायता किसके द्वारा की गई? जुल्फ़िकार के द्वारा की गई, जुल्फ़िकार के द्वारा इसके जो है। और यहाँ हम बोल सकते हैं जो जुल्फ़िकार था उसको यहाँ वजीर का पद दे दिया जाता है इसके द्वारा, जहांदर शाह के द्वारा। इसके द्वारा इजारा पद्धति, जो भू राजस्व पद्धति, उसको बढ़ावा दिया गया, जिसका कृषकों पर काफ़ी मतलब एक प्रकार से
नुकसान हुआ कृषकों को। और इसकी जो मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति था, इसके व्यवहार के कारण इसको लंपट मूर्ख बोला जाता था। मतलब लोग बाग लंपट मूर्ख बोलते थे किसको, जहादर शाह को। और इसकी हत्या कर दी गई किसके द्वारा, सैयद बंधुओं के द्वारा। सैयद बंधु यानी किंग मेकर्स, जो कि शासक निर्माता, हम आगे देखेंगे उनके बारे में। फर्रुखसियार, अब इसके बाद आता है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार आता है सैयद बंधु के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है, जहादर शाह की। तो जहादर शाह की हत्या कर दी जाती है, यानी कि कोई ना कोई को शासक बनाया जाएगा। तो अगला जो शासक होता है फर्रुखसियार होता है, और इसको गद्दी दिलाने में कौन सहायता करता है, सैयद बंधु, जो कि हमने पीछे बात की है। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और जो बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया था किसके द्वारा, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। तो वो बंदा बहादुर जो है पकड़ा गया और बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई इसी के समय, यानी फर्रुखसियार के समय। 1707 में क्या हुआ, ब्रिटिशों को व्यापार का अधिकार इसके द्वारा दिए गए, यानी परमिट दे दी गई। जो ब्रिटिश कंपनी आती, यूरोपीय कंपनी, उनको जयसिंह जो था राजा जयसिंह, उसको सबाई की जो उपाधि है किसके द्वारा दी जाती है, फर्रुखसियार के द्वारा दी जाती है। और इसको जो है एक प्रकार से घृणित कायर की संज्ञा दी गई। काफ़ी यानी कि एक प्रकार से निंदनीय था, ये लोगों के मध्य काफ़ी दुर्बल था, तो इसके कारण इसको घृणित कायर की संज्ञा दी गई है। अगली बात करते हैं सैयद बंधुओं की। सैयद बंधुओं को बोला जाता है, ये देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये सैयद बंधुओं को क्या बोला जाता है, सैयद बंधुओं को बोला जाता है शासक निर्माता, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे किंग मेकर्स। ठीक है, तो हम इनके बारे में यदि देखें तो उत्तर मुगल काल के समय ये काफ़ी सक्रिय थे। मतलब जो अमीर हुआ करते थे, अमीर सरदार जो भी हुआ करते थे, विभिन्न गुट हुआ करते थे। जो अमीर सरदार थे उनके जो गुट हुआ करते थे, गुट यानी समूह हुआ करते थे, उन समूह में से कुछ ऐसे लोग थे जिनको ही हम क्या बोलते थे, शासक निर्माता। यानी कि हम बोल सकते हैं वो एक शासक को हटाकर दूसरे शासक को बनाने का काम करते थे, यानी कि एक शासक से गद्दी छीनकर दूसरे शासक को प्रदान करने का काम करते थे। तो इसलिए इनको शासक निर्माता कहा जाता है, यानी किंग मेकर्स कहा जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट एक प्रकार से काफ़ी सक्रिय थे। और ये मतलब ओरिजिनल रूप से अगर देखें हम तो अरब में निवास करते थे, अरब निवासी थे, परंतु बहुत समय से हिंदुस्तान में रहने के कारण ये इनको हिंदुस्तानी बोला गया है। और इनके अंतर्गत सैयद बंधु हम कौन कौन को बोल सकते हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों ही व्यक्ति दो भाई थे। और इन्हीं को सैयद बंधु यानी किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने काफ़ी शासकों को हटाकर दूसरे शासक को बनाने में एक दूसरे शासक की काफ़ी हेल्प की है। और ये अमीरों के गुट हुआ करते थे। तो ये तो बात कर ली हमने शासक निर्माता के बारे में। अब बात करते हैं अगला शासक। सैयद बंधुओं के द्वारा फिर से क्या किया जाता है, जो पिछला शासक रहता है, पिछला शासक यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को हटाने के पश्चात अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बनता है 1719 से 48 तक, काफ़ी समय, यानी कि जो है हम बोल सकते हैं लगभग 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष ये शासन करता है। और इसको गद्दी दिलाने में कौन सहायता करता है, सैयद बंधु यानी कि किंग मेकर्स के द्वारा इसकी सहायता की जाती है। ये व्यक्ति जो रहता है काफ़ी विलासितापूर्ण, यानी अत्यधिक विलासितापूर्ण, आलसी, मतलब एक प्रकार से लापरवाह। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण इसको जो है रंगीला की उपाधि दी गई, यानी कि रंगीला बोला जाता था। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, ये शासक का नाम। सैयद बंधु का जो है अंत कर दिया जाता है इसी के शासनकाल में। और उसके मतलब सैयद बंधुओं के अंत करने में जिस व्यक्ति की मदद ली जाती है, जिस व्यक्ति के द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है, वो था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क को हम चिनखिलिज खां भी बोल सकते हैं। और चिनखिलिज खां की सहायता से इन सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के द्वारा इसके बदले में इसको क्या किया जाता है, वजीर के पद पर नियुक्ति दी जाती है निजामुल मुल्क। परंतु निजामुल मुल्क जो रहता है इसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो षड्यंत्र और बहुत सारे गलत काम देखकर क्या करता है, इसके शासनकाल से वो चला जाता है। मतलब इसके शासन से दूर चला जाता है। और कहाँ चला जाता है, दक्कन में। दक्कन में जब वो चला जाता है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए 1724 में उसने एक जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है उसके द्वारा। तो उसका नाम है हैदराबाद। तो आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है MCQ या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें हम देखें तो हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, चिनखिलिज खां अर्थात निजामुल मुल्क के द्वारा। ठीक है, जो कि मोहम्मद शाह का वजीर था। और जो मोहम्मद शाह रहता है
उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं निजामुल मुल्क या चिनकलिज खां को आसफ जहाँ की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। तो ये तो बात हो गई मोहम्मद शाह के बारे में और थोड़ा सा बात कर ली हमने ये निजामुल मुल्क या चिनकलिज खां के बारे में। अब आगे बात करते हैं, आक्रमण हुए थे कुछ, हमने पीछे बात किए थे 2 आक्रमण होते हैं, ठीक है। 2 आक्रमण कौन कौन से? एक तो रहता है नादिर का और एक रहता है अब्दाली का, ठीक है। एक रहता है नादिर शाह और एक रहता है अहमद शाह अब्दाली का। तो ये दोनों आक्रमण होते हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं एक आक्रमण किया जाता है इसके द्वारा भारत में, और उसी को जो है उसके पश्चात हम देख सकते हैं 57 दिन तक जो है दिल्ली में रहता है और काफ़ी लूटपाट करता है। और अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण करता है। तो 2 बार करता है किसके समय? 2 बार करता है ये मोहम्मद शाह के समय और 5 बार करता है अहमद शाह के समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो पहला बात कर लेते हैं हम नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह आक्रमणकारी रहता है, जो कि जिसका आक्रमण जो होता है किसके समय होता है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय होता है। और कब होता है? 1739 में। और ये जो रहता है फारस का शासक था। फारस मतलब जो है ऊपर यूरोप के तरफ जो वहाँ का शासक था। और एक प्रकार से जो आक्रमण किया जाता है इसके द्वारा 1738 से 1739 के बीच में यहाँ आक्रमण किया जाता है। और इसको किस नाम से संज्ञा दी गई है? ईरान का नेपोलियन इसको कहा जाता है। अब इसका जो एक प्रकार से हम देखें मोहम्मद शाह के शासनकाल में युद्ध होता है, तो मोहम्मद शाह के द्वारा जो निजामुल मुल्क रहता है यानी कि चिनकलिज खां रहता है, चिनकलिज खां और उसके साथ में 2 और व्यक्ति रहते हैं, उनको यहाँ पे इससे युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। तो कहाँ पे युद्ध होता है? करनाल का जो है वो युद्ध होता है। तो यहाँ पे मुग़ल सेना काफ़ी बुरी तरीके से पराजित होती है। और यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है, मतलब मुग़ल सेना के ऊपर कुछ जुर्माना लगाया जाता है और ये देने के लिए राजी हो जाते हैं। परंतु एक अवध का नवाब रहता है, ठीक है, अवध का नवाब रहता है शहादत खां। तो वो शहादत खां इसको बोलता है कि अभी वापस मत जाओ, यानी कि असली खजाना अभी बचा हुआ है। तो असली खजाना कहाँ बचा है? दिल्ली में। तो दिल्ली की इसको सलाह दी जाती है, किसको? नादिर शाह को। किसके द्वारा? शहादत खां यानी कि अवध के नवाब के द्वारा। तो इसका माइंड चेंज हो जाता है, किसका? नादिर शाह का। तो ये आप कहाँ की ओर रुख करता है? अब दिल्ली की ओर रुख करता है। तो दिल्ली में ये लगातार मतलब 57 दिन तक यहाँ पे रहता है और लगातार क्या करता है? लूटपाट करता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जब इसके द्वारा लूटपाट की जाती है तो लूटपाट करने के पश्चात में जब ये वापस जाता है, तो वापस जाते समय देखिए 1739 में तो ये इसका जो होता है ये वाला युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1739 में हम देख सकते हैं जब वापसी होती है तो साथ में ये जो है मयूर सिंहासन के साथ में कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा उसके अलावा हम देख सकते हैं एक पांडुलिपि रहती है। पांडुलिपि यानी कि मोहम्मद शाह के द्वारा जो तैयार की जाती है चित्रित पांडुलिपि। इन सभी चीज़ों को वो अपने साथ में ले जा लेता है और बाद में 1747 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ हुई किसके बारे में? नादिर शाह के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी अहमद शाह अब्दाली के बारे में। अब जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो नादिर शाह का ही एक उत्तराधिकारी रहता है जिसका नाम रहता है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली कब आता है? 1748 से लेकर 1767 के बीच में इसके टोटल कितने आक्रमण रहते हैं? 7 बार ये आक्रमण करता है। अब नादिर शाह का उत्तराधिकारी हमने देख लिए। 1748 में यहाँ आक्रमण किया जाता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। तो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए इसको एक प्रकार से दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती की संज्ञा दी गई है इसको अहमद शाह अब्दाली को। 1700 मतलब एक प्रकार से हम देखें 1748 से 1767 तक कुल 7 आक्रमण होते हैं हमने देखे। 2 बार किसके समय होते हैं? मोहम्मद शाह के समय, और मतलब जो रंगीला रहता है उसके समय, और 5 बार रहते हैं अहमद शाह के समय। अब इसी के समय हम देख सकते हैं, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के अंतर्गत हम देखें तो ये जो रहता है देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर मराठों व मुग़लों के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये शामिल हो जाता है लड़ाई में और यहाँ पे इनको पराजित कर देता है। जो अहमद शाह अब्दाली रहता है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुग़लों एवं मराठों की संयुक्त सेना को एक प्रकार से पराजित कर देता है। अब पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल होने की क्या पड़ गई थी किसको? अहमद शाह अब्दाली। क्यों? क्योंकि वो तो आक्रमण करने आया था। अब ये पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल होने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ समय पहले लाहौर में इसका एक वायसराय था, किसका? अहमद शाह अब्दाली का। वायसराय का नाम था तैमूर शाह। तो इस तैमूर शाह का निष्कासन कर दिया गया था। तो इसी का बदला लेने के लिए इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल हुआ और मुग़ल सेना और मराठों की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया। ये इसका बदला यहाँ पे पूरा हो गया
और अब बात करते हैं अंतिम आक्रमण की। तो अंतिम आक्रमण जो था 1767 में अंतिम इसका आक्रमण था, जो था सिखों के विरुद्ध। तो हम देख सकते हैं जो एक प्रकार से नादिर शाह है, नादिर शाह ने एक बात कही है अहमद शाह अब्दाली के लिए। तो इसने बोला है कि जो अब्दाली है, अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में उसने कहीं नहीं देखा है। तो इस प्रकार से इसको बोला गया है, अर्थात इसको दुर्र दौरानी या युग का मोती बोला गया है। अब आता है नेक्स्ट शासक, मतलब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात ये शासक बनता है जिसका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह आता है 1748 से 1754 तक। यहाँ हम देख सकते हैं अब्दाली के कुल 5 आक्रमण हमको इसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं, और इसको हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अपदस्थ कर दिया जाता है किसके द्वारा, गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को, जो है इमादुल मुल्क, इसने जो है मराठों के सहयोग से इसको अपदस्थ कर दिया। और बाद में किसको बनाया जाता है सम्राट, अजीजुद्दीन मतलब आलमगीर द्वितीय के नाम से या उपाधि से इसको सम्राट बना दिया जाता है। तो अब वो कौन है, ये है ये व्यक्ति आलमगीर द्वितीय अर्थात अजीजुद्दीन। ठीक, किसके द्वारा मतलब बनाया जाता है इसको, इमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क की एक प्रकार से कठपुतली का काम करता कौन, आलमगीर द्वितीय। और ये जो है इसी व्यक्ति के खिलाफ क्या कर लेता है, षड्यंत्र कर लेता है। तो इस व्यक्ति को षड्यंत्र का पता चल जाता है जो गद्दी पे बिठालता है। तो षड्यंत्र का पता चल जाने के कारण आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। और अब नेक्स्ट व्यक्ति कौन आता है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है वो शासक बनता है। और ये जो आलमगीर द्वितीय उसका शासनकाल हमको देखने को मिलता है 1754 से 1759 तक। अब अगला व्यक्ति कौन आता है, अगला व्यक्ति आता है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। यहाँ देखिए जब शाह आलम द्वितीय बनता है तो वो कब से कब तक रहता है, 1759 से 1806 तक ये इसका शासनकाल रहता है। और यहाँ हम देखें तो इसका ओरिजिनल नाम था जो था अली गौहर था। और ये नाम मात्र के सम्राट रहते हैं, मतलब मैंने बताया था शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ये सभी नाम मात्र के साथ संग या नाम मात्र के सम्राट हुआ करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय हुआ था 1761 में। बक्सर का युद्ध भी हमको इसी के समय देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे 1764 में। इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई थी बक्सर के युद्ध के पश्चात। तो ये सारी चीज़ हम जो है इसके समय याद रख सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुग़ल सम्राट के अंतर्गत कौन शासक था। आगे बात करते हैं, अब अकबर द्वितीय बनता है। तो ये रहता है शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय, और अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी रहता है, अर्थात अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला शासक हम इसको बोल सकते हैं अकबर द्वितीय को। और मुख्य बात क्या है, जो राम मोहन राय थे, जो कि जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, उनके जो है राजा की उपाधि, मतलब जो राम मोहन राय है उनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और ये 1806 से 37 तक इनका शासनकाल रहता है। आगे बात करते हैं, ये है बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा जफ़र नाम से कविता लिखी जाती थी, तो इसलिए इनको बोला जाता है बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, और ये 1837 से 62 तक, यानी 62 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम मुगल सम्राट इनको बोल सकते हैं हम। 1857 विद्रोही का साथ दिया था, इसलिए इनको जेल में बंद कर दिया था, और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो फाइनली हमारे जो टोटल मुग़ल बादशाह थे, यानी कि पहले हमने देख लिए थे कुछ और कुछ हमने देख लिए बाद में, तो बाद में जो देखे वो कंप्लीट किसके अंतर्गत आ गए, उत्तर मुग़ल कालीन सम्राट के अंतर्गत हमने सारे जो मुग़ल सम्राट थे उनको एक प्रकार से यहाँ पे एक एक करके देख लिया है। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे देख लिया है। अब आगे बात करते हैं हम कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो जब सारे सम्राट के बारे में हमने पढ़ ली, तब पतन के बारे में देख लेते हैं। तो पतन कैसे हुआ, तो ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत ही मतलब यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं हम, मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो देखिए जब औरंगजेब था, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से पतन होने लगा था। और जो सरदार थे, मतलब जो अमीर सरदार जो कि जिनके अंतर्गत सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उनके अंतर्गत जो है आपसी संघर्ष होने लगे। आपसी संघर्ष, आपसी झगड़े, इन सभी का अड्डा जो मुग़ल साम्राज्य वो बन गया था। मतलब महत्वाकांक्षी और जो प्रांतीय शासन की भावना, ये सारी चीज़ें वहाँ पनपने लगी। तो इस प्रकार से कुछ हमको देखने को मिलता है। मराठों
का हमला देखने को मिलता है दक्कन की तरफ। ये मराठों का हमला गंगा की घाटी तक पहुंच गया था और साम्राज्य की यहाँ कमजोरी देखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, मुग़ल सम्राट को बंदी बना लिया जाता है, दिल्ली को खुलेआम लूटा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ कारण, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, देखिए मुग़ल साम्राज्य का जो पतन हुआ है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब की शासन नीति। औरंगजेब की शासन नीति के अंतर्गत देख सकते हैं हम, देखिए औरंगजेब का व्यक्तिगत चरित्र तो हम जान सकते हैं, उसके व्यक्तिगत चरित्र मुख्य रूप से काफ़ी घातक सिद्ध हुआ इसके विघटन में, यानी कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन में इसका व्यक्तिगत चरित्र काफ़ी हम जान सकते हैं। वो कट्टर मुसलमान था और अन्य धर्मों के प्रति काफ़ी धर्मांता व्यक्त की उसने, अर्थात मंदिरों को तोड़वाया, मस्जिदों को बनवाया, मंदिरों तोड़ने के लिए अलग से जो है डिपार्टमेंट उसके द्वारा बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके मुग़ल साम्राज्य के पतन में काफ़ी यहाँ पे हमको सही साबित होती है, यानी कि औरंगजेब की शासन नीति मुख्य रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर औरंगजेब की दक्षिण नीति भी हम देख सकते हैं। तो दक्षिण नीति के अंतर्गत हम देखें तो औरंगजेब की जो थी दिशाहीनता हम देख सकते हैं, सिद्धांतहीनता, और इसके अंतर्गत हम देखें तो गोलकुंडा बीजापुर के अंतर्गत यदि बात करें तो सिया राज्यों की यहाँ पे शक्ति को उसने नष्ट कर दिया था, तो काफ़ी विरोध उत्पन्न होने लगा था दक्षिण नीति के अंतर्गत। तो ये कारण भी यहाँ पे साबित होता है मुग़ल साम्राज्य के पतन में। अयोग्य उत्तराधिकारी यानी औरंगजेब, देखिए जो शासन था काफ़ी केंद्रीकृत था, काफ़ी केंद्रीकृत होने के साथ साथ शासन बहुत बड़ा था, तो संभालने के लिए एक योग्य और जो शक्तिशाली शासक उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर सेंट्रल लेवल पर केंद्र यानी कि केंद्र कंप्लीट या फिर कमज़ोर होगा, तो अगर सेंट्रल कमज़ोर होगा तो सारे जो क्षेत्रीय शक्ति है वो क्या हो जाएगी, अपने अपने स्वतंत्र राज्य बना लेगी। तो इसी के कारण जो उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी अयोग्य यहाँ पे आए और दुर्बल आए, तो इसके कारण यहाँ पे पतन हो गया किसका, मुग़ल साम्राज्य का। आर्थिक दुर्बलता के अंतर्गत यदि देखें तो काफ़ी साम्राज्यवादी नीति थी, और साम्राज्यवादी नीति के कारण यहाँ पे हम देखें तो आर्थिक रूप से ये थे कमज़ोर हो गए थे। तो ये कारण भी हमको यहाँ पे सही साबित होता है। सैनिक अव्यवस्था व अनुशासनहीनता, तो देखिए मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हम यदि देखें तो सैन्य संगठन काफ़ी शिथिल हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि जो शासक आते थे, शासक मुख्य रूप से सैनिकों की व्यवस्था और अनुशासन पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो सैनिक शासन कैसे हो गया था, सैन्य संगठन शिथिल हो गया था। तो इस कारण यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य तेज़ी से पतन की ओर चला गया। फिर बात करते हैं अमीरों व सरदारों का पतन हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए पहले तो देखिए पर्याप्त सहयोग दिया गया इनको, क्या जो शाहजहाँ है और औरंगजेब ने, शाहजहाँ औरंगजेब के द्वारा पहले जो मतलब शाहजहाँ औरंगजेब के समय यदि देखें हम तो शाहजहाँ औरंगजेब को सरदारों और अमीरों ने काफ़ी सहयोग दिया, परंतु बाद में इनका नैतिक पतन हो गया। और नैतिक पतन होने के साथ साथ हम देख सकते हैं एक सम्राट को हराकर या उसको मारकर दूसरे सम्राट को बनाने में एक प्रकार से इनकी सहायता रही है। तो हम सैयद बंधुओं के बारे में यदि देखें तो उन्होंने इसी प्रकार से कुछ काम किया। तो अमीरों व सरदारों का पतन भी एक प्रकार से मुख्य कारण यहाँ पर सही है, किसके लिए, मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए। फिर धन या राजकोष का रिक्त होना, अर्थात शाहजहाँ के समय और अन्य शासकों के समय हम देखें तो काफ़ी स्थापत यानी मंदिरों या जो मस्जिद है, भवन है, इन सभी को बनवाने में काफ़ी राजकोष खर्च हुआ। औरंगजेब की दक्षिण नीति में भी काफ़ी राजकोष यहाँ पे खर्च होता हुआ दिखता है। तो इस कारण राजकोष खत्म हुआ, जिसके कारण मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। फिर हम देखें नेक्स्ट, मुग़ल साम्राज्य का विस्तृत होना। अब मैंने बताया था अत्यधिक विस्तार हो गया था, और विस्तार होने के कारण यहाँ पे व्यवस्थित रूप से संचालन नहीं किया जा सका और क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह प्रारंभ हो गए। तो ये मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। फिर औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति, देखिए औरंगजेब के पहले तक अगर देखें तो राजपूतों का सहयोग मिलता था, किसको, सम्राट को, क्योंकि उनकी जो नीति थी काफ़ी कैसी थी, राजपूतों के प्रति सक्रिय रूप से नीति ही हुआ करती थी। परंतु औरंगजेब ने धर्मांता की नीति यानी कि राजपूतों का काफ़ी यहाँ पे उपेक्षा की उसके द्वारा। तो वो जो राजपूत थे मित्र के रूप में शत्रु की तरह यहाँ व्यवहार किए, यानी कि मित्र की तरह ना होकर शत्रु की तरह उन्होंने व्यवहार किया। तो यही यहाँ पर घातक सिद्ध होता है, यानी कि मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। फिर फाइनली देखें विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण के समय आपको याद है हमने नादिर शाह के बारे में पढ़ा, अब्दाली के बारे में पढ़ा। तो इसने जो है दिल्ली पे काफ़ी आक्रमण किया और काफ़ी खजाना को यहाँ पे लूटा। अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया। और उसके अलावा देखें कुछ यूरोपीय कंपनियां हम देख सकते हैं उत्तर मुग़ल कालीन में, तो हम आगे देखेंगे उनके बारे में।
जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा फ्रांसीसी। तो ये जो कंपनियां थी इनका मुग़ल के जो राजा है मतलब सम्राट हैं उनके अंतर्गत भी युद्ध हुआ करते थे, संघर्ष हुआ करते थे, और कुछ जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका आपसी संघर्ष भी हुआ करता था। तो इन संघर्षों के कारण भी यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लासी का युद्ध, ये सारे युद्ध के कारण भी मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। तो ये सारे कारण हमने जान लिए है। तो आप ये पॉइंट्स जैसे कि मैंने यहाँ शुरू में दर्शा दिया हूँ पॉइंट्स को, ये देखिए 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट अगर आपको अगर एग्ज़ाम में आता है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन को यहाँ पे पतन के कुछ कारण लिखिए, तो ये अगर आता 11 नंबर का, तो ये आप कुछ पॉइंट्स लिखे, इनके बारे में कुछ डिटेल लिखोगे और आप थोड़ा सा यहाँ भूमिका बनाओगे उसकी, मतलब कुछ इंट्रो लिखोगे और उसका निष्कर्ष लिख दोगे। तो ये सभी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कारण है या जो भी हमने लिखे हैं उसको हम निष्कर्ष के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा कितने, 11 नंबर का। और अगर आता है 6 नंबर का, मतलब 5 नंबर का, जो कि 5 से 6 लाइन में लिखना है, तो आप मेन कारण आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो, तो आपका ये कम में भी हो जाएगा। 3 नंबर में तो ये पूछे जाने वाला है नहीं। चलिए आप देखते हैं, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था, यानी कि धीरे धीरे जो है औरंगजेब के बाद पश्चात धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्य या स्वायत्त राज्य बनना चालू हो गए थे, तो वो प्रांतीय स्वायत्त राज्यों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ पे उसके बाद उत्तर मुग़ल काल में हम देखें तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कुछ यहाँ पे प्रमुख स्वतंत्र प्रांतीय स्वायत्त राज्यों का उदय होता है। तो उन्हीं राज्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे फिर जो अगला है यानी कि यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। तो आपको याद होगा जब हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है, चिनकलिज खां नाम का एक व्यक्ति था जो कि मोहम्मद शाह का वज़ीर या जो भी मतलब मुख्य व्यक्ति उसके द्वारा नियुक्त किया गया था उसके द्वारा। तो प्रांतीय जो स्वायत्त राज्य थे उसके अंतर्गत हैदराबाद है। तो हैदराबाद जो है चिनकलिज खां अर्थात निजामुल मुल्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1724 में, ये आपको याद रखना है। फिर अवध की अगर बात करें तो अवध को जो है शहादत खां आपको याद होगा, जो शहादत खां वही है जिसने नादिर शाह को भड़काया था। 1722 में इसकी जो है स्थापना की जाती है स्वतंत्र मतलब स्वायत्त राज्य के रूप में। फिर सादतुल्ला खां के द्वारा जो है 1720 में कर्नाटक राज्य की स्थापना की जाती है। उसके अलावा जयपुर की जो स्थापना है वो सवाई राजा मिर्ज़ा सिंह के द्वारा की जाती है 18वीं शताब्दी में। रोहिलखंड वीर दाऊद और उसके पुत्र के द्वारा यानी मोहम्मद खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला बचा है भरतपुर। तो भरतपुर की स्थापना चूड़ामन के द्वारा 1700 में की जाती है, 1700 ईस्वी में। तो ये कुछ स्वायत्त राज्य हो गए जो कि आपको नॉर्मल मतलब आपकी समझ के लिए यहाँ पे जो है आपको जानकारी दे दी गई। अब आगे बात करते हैं हम कुछ अलग मतलब चीज़ें, जैसे कि यहाँ देखिए 18वीं सदी के मध्य जो थी भारत की राजनीतिक स्थिति, तो इसके अंतर्गत देखिए हमको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आगे तो हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के बारे में, पहले हम देख लेते हैं 18वीं सदी के मध्य में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसके अंतर्गत देखें तो देखिए यहाँ पे काफ़ी परिवर्तनों का दौर था। अर्थात हम बोल सकते हैं आधुनिक जो भारत है उसके इतिहास में, अर्थात हम बोलें 1747 से लेकर 1947 के बीच लगभग आप देखें तो 200 साल, ठीक है, यानी कि 1848 फिर 1947, 200 साल। तो 200 साल तक जो था एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हमको देखने को मिला, आर्थिक संक्रमण देखने को मिला, राजनीतिक परिवर्तन। तो इन सभी परिवर्तनों के अलावा हमको कुछ संघर्ष भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ों का जो दौर है वो कहा जा सकता है 18वीं शताब्दी को, ठीक, 18वीं सदी को ये दौर कहा जा सकता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संक्रमण, राजनीतिक परिवर्तन और संघर्षों का दौर इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा हम जो इतना सारा जो परिवर्तन हुआ था उसको एक निश्चित घटनाक्रम में रख सकते क्या? नहीं, एक निश्चित घटनाक्रम का जो था वो परिवर्तन नहीं हुए थे, धीरे धीरे हुए थे। धीरे धीरे कैसे? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए एक बहुत लंबी अवधि हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 200 साल एकदम से परिवर्तन नहीं, धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिले थे। भारतीय समाज एवं स्थानीय राजनीति तथा साम्राज्यवादी शक्ति के परस्पर दबाव और जो स्वार्थ हुए करते थे, मतलब अपने खुद की निहित के लिए जो स्वार्थ हुआ करते थे, उन सभी का परिणाम हम बोल सकते हैं जो हमको 18वीं सदी में देखने को मिलता है। एक प्रकार से 18वीं सदी है उसके बाद के समय तक को सारी चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। और ये आरंभ कब होता है? ये आरंभ होता है मुग़ल काल में। तो मुग़ल काल की अगर बात करें हम, तो मुग़ल काल जो था यानी कि मुग़ल साम्राज्य जो था एक प्रकार से ईर्ष्या का विषय बना हुआ था। मतलब एक मुग़ल काल था, उसके समय में भी बहुत सारे जो थे शासन काल हुआ करते थे,
मराठा, उसके अलावा कुछ यूरोपीय कंपनी, तो ये सभी एक प्रकार से आपस में ईर्ष्या का विषय बना हुआ था। और हम देखें 1707 में मृत्यु होती है औरंगजेब की, तो उसके पश्चात तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन सिंपल सी बात है, उसकी ओर अग्रसर हो गया वो। और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से पतन हो गया। तो एक प्रकार से ये घटना भी हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बादशाहों की सत्ता और उसकी प्रतिष्ठा की होड़ भी यहाँ पे लगी थी। मतलब प्रत्येक बादशाह चाहता था आसपास क्षेत्रीय कि वो दूसरे बादशाह को हराकर अपनी खुद की सत्ता वहाँ स्थापित कर ले। तो यहाँ पे हम देखें तो ये संघर्ष भी हमको काफ़ी देखने को मिलता है कहाँ पे, ये परिवर्तन के दौर में। इसके अलावा मुगल साम्राज्य के जो खंड थे, यानी कि जो अलग अलग भाग हुआ करते थे, उससे भारत में विभिन्न स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र राज्यों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि हमने यहाँ देखे हैं। ये देखिए हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, ये सभी। उसके अलावा क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी, उन्होंने यहाँ हम देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक मानचित्र में काफ़ी यहाँ पे बदलाव किया, यानी कि एक प्रकार से मानचित्र को बदल दिया। जो शासन हुआ करता था, हम देखे हैं पीछे मुगल शासन हुआ करता था पूरे भारत में, वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता हुआ हमको नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ हमको नए युग के शुरू में देखने को मिलती है। तो हम ये परिवर्तन देखेंगे, सारी चीज़ें मतलब क्रम अनुसार देखेंगे ये पूरा जो परिवर्तन है वो कैसे हुआ। तो फाइनली हम देखते हैं अब यूरोपीय कंपनी का आगमन। आपको पता होगा धीरे धीरे जो है जब 1498 का दौर आता है, तो 1498 में कौन आता है? सबसे पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अर्थात ये एक पुर्तगाली रहता है। तो इसके समय से यहाँ पे यूरोपीय कंपनियाँ क्या होती है, आना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे जो यूरोपीय कंपनियाँ हैं उनके बारे में। तो यूरोपीय कंपनी के बारे में हम यहाँ देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कंपनियों का गठन कैसे हुआ। तो देखिए गठन होने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो कंपनियां आई थी उनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। उनका प्रारंभिक उद्देश्य जो था एक प्रकार से देखें तो व्यापार करने के लिए आई थी, ये हम बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक उद्देश्य हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंपनी कैसे आई थी, व्यापार के उद्देश्य से आई थी। परंतु बाद में उनके मन में एक प्रकार से लालच हुआ। तो लालच हुआ तो क्या हुआ, एक प्रकार से ज़्यादा लालच ऐसा हुआ कि क्षेत्रीय स्तर पर वो है कंट्रोल कर ले और वहाँ का राजस्व वसूले। तो भू राजस्व से उनकी कमाई ज़्यादा होगी। तो एक दूसरे से आपसी क्या हो गई उनकी संघर्ष, यानी कि आपसी संघर्ष होने लगा जो कंपनियाँ थी। क्योंकि कंपनी एक थोड़ी आई थी, कंपनी पुर्तगाली भी आई थी, ब्रिटिश भी आई थी, फ्रांसीसी भी आई थी, सब अलग अलग कंपनी आई थी। तो सभी का आपस में क्या हुआ, संघर्ष हुआ आपसी, मतलब आर्थिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। तो आपसी संघर्ष हुआ। फाइनली जो कंपनी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में क्या हो जाती है, विजय। तो अंतिम जो सर्वे होता है, यानी कि पूरी पावरफुल जो कंपनी होती है जिसका पूरे भारत पर राज्य होता है बाद तक, अंतिम मतलब हम बोल सकते हैं 1947 तक। तो 1947 तक जिस कंपनी का राज होता है वो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश। ठीक है, तो 200 वर्षों तक इनका जो है कंप्लीट रूप से हम शासन देखेंगे आगे कैसे कैसे गुजरे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, कुछ आंदोलन भी हम देखेंगे। तो वो जो है तीसरी यूनिट में हमको पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए कंपनियों का जो गठन होता है एक प्रकार से हम देखें तो उसके पहले हम देखें तो भारत जो था, भारत और यूरोप के मध्य यहाँ पे व्यापारिक संबंध हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि पहले से ही हमको व्यापारिक संबंध यहाँ से देखने को मिलते हैं। और यहाँ जो मुख्य व्यापार थे कैसे होते थे, समुद्र तट से लाल सागर, मतलब हम अभी देखेंगे नक्शे में लाल सागर कहाँ पे है, तो लाल सागर के माध्यम से यहाँ पे व्यापार हुआ करते थे। और मुख्य रूप से जो कीमती चीज़ें थी, मसाले थे और अन्य जो कीमती थी, तो उनको यहाँ पे हम देखें तो उन सभी चीज़ों का यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ों का हमको यहाँ पे व्यापार देखेंगे, आगे भी देखेंगे कुछ और चीज़ें। और उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे यूरोपीय कंपनियाँ। तो धीरे धीरे यहाँ पे यूरोपीय कंपनियाँ हमको देखने को मिलती है। तो यूरोपीय कंपनियाँ किस क्रम में आई वो देख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा एक नज़र में। देखिए आपके सामने ये क्रम दिया हुआ है। हालांकि डच जो कंपनी है वो पहले गठित हो चुकी थी, परंतु उनकी कंपनी के कारखाने की स्थापना बाद में हुई थी, तो इसलिए क्रम बाद में है। ठीक है, अंग्रेज बाद में आए थे किससे, डच से, परंतु उनके कारखाने की स्थापना पहले हुई थी। देखिए पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डच, फिर आए थे डेनिश और फिर आए थे फ्रांसीसी। तो आपको ये क्रम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1498, 1600, 1602, 1616 और 1664 में। परंतु फाइनली ये भी कट हो जाते हैं, ये भी कट हो जाते हैं, ये भी और ये भी। बचता कौन है, बचता है अंग्रेज, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल कंपनी जो है भारत में लगभग 200 साल यहाँ पे शासन करती है।
ठीक है, आते तो है व्यापार के लिए, परंतु उनके मन में लालच आ जाता है, तो बाद में क्या करते हैं, वो यहाँ पे शासन करने लगते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली कंपनी। तो देखिए हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप या विश्व का जो नक्शा है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए जब 1400 यानी कि 15वीं सदी थी, 15वीं सदी के आसपास क्या हुआ था, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल मतलब आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये वाली जगह में आपको पुर्तगाल नज़र आ रहा है। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन दोनों नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए पुर्तगाल और स्पेन दोनों नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए भौगोलिक, एक प्रकार से भौगोलिक मार्गों की खोज का युग इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो स्पेन का एक व्यक्ति था, यहाँ पे स्पेन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, कोलंबस। ये व्यक्ति निकला तो था, इसको पता चला कि कहीं एक भारत है, भारत सोने की चिड़िया के नाम से फेमस था, तो ये भारत की खोज में निकला था। भारत की खोज में निकला, परंतु कहाँ चला गया, ये चला गया इस साइड। तो इस साइड चला गया तो उसको क्या मिला, इसको मिला अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका मिला कौन सा, ऊपर वाला, तो दूसरा उसके नीचे मिल गया। तो ऊपर वाले को उनने उत्तरी अमेरिका बोल दिया यहाँ पे, और नीचे वाले को क्या बोल दिया, दक्षिण अमेरिका। ये दो चीज़ हमको देखने को मिली। अब दूसरा व्यक्ति पुर्तगाल से निकला जिसका नाम था क्या, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा निकला, और वास्को डी गामा निकलते हुए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पे रुका, और यहाँ एक व्यक्ति था गुजरात का, उसकी सहायता से ये यहाँ से निकला और यहाँ पे कहाँ आ गया, केरल पास आ गया। ठीक है, केरल में इसका काफ़ी विरोध हुआ, और विरोध होने के पश्चात एक राजा था वहाँ जमोरिन नाम का, उसने जो है इसकी काफ़ी स्वागत सत्कार किया और काफ़ी यहाँ पे इसकी मदद की। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ मैप में आपने देख लिए। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए अभी हमने लाल सागर की बात करे थे, तो पहले जो व्यापार होता था ये वाली जगह से, यहाँ से होता था। ठीक है, ये वाली जगह से, परंतु यहाँ आप देखिए यहाँ पे फिर भी हमको जो है भूमि की जगह से निकल कर जाना पड़ेगा। तो बाद में देखिए इतना लंबा रास्ता तय किया जा रहा है ना, ये वाला जब इतना रास्ता तय किया जा रहा है कितनी लंबी दूरी है, पर बाद में यहाँ देखिए सुएज नहर का निर्माण कर लिया जाता है ये वाली जगह। तो देखिए इतनी सारी जो लंबी दूरी थी वो माइनस हो गई, और साथ में यहीं से अब व्यापार होने लगा था। देखिए ये भूमध्य सागर से होते हुए जिब्राल्टर, यहाँ पे जिब्राल्टर जो संधि है वहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से व्यापार होने लगा। तो ये आप मैप को थोड़ा दिमाग में रखिए। तो देखिए इसके अंतर्गत हमने क्या देखे, भौगोलिक मार्गों की खोज का दौर शुरू हो गया यहाँ पे 15वीं सदी के अंतर्गत, और 1494 में कोलंबस निकला और इसने अमेरिका की खोज कर ली। 1498 में वास्को डी गामा निकला, और वास्को डी गामा जो है एक प्रकार से 1498 में निकला था। तो 90 दिन की यात्रा पर यहाँ पे देखें हम, तो वो भारत पर पहुँच गया, मतलब भारत में यहाँ पे देखिए यहाँ केरल पास पहुँच गया। तो जो जमोरिन नाम का राजा था उसने स्वागत किया इसका काफ़ी, और इसको जो है एक प्रकार से मसाले वगैरह सारी चीज़ें जो वास्को डी गामा है, मसाले और जो भी काली मिर्च वगैरह सभी ले जाने में इसकी सहायता की। और जो वास्को डी गामा था, ऐसा कहा जाता है कि उसने जो माल ले गया था, जो भी उसने ले गया था बेचने के लिए मसाले, तो उसने उसमें जो है 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना अर्थात हम बोल सकते हैं कितना, 1 रुपये का अगर उसने जो है मतलब उसकी लागत निकाल कर 60 गुना लाभ हुआ था, यानी कि 1 रुपये का अगर सामान है तो उसने 60 रुपये कमाया। ठीक है, तो आप उस प्रकार से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। तो जब ये व्यक्ति गया वहाँ पे तो यूरोप वालों को काफ़ी यहाँ पे आश्चर्य हुआ, तो उनके मन में भी आया। तो धीरे धीरे करके एक प्रकार से द्वितीय पुर्तगाली अभियान भी यहाँ कालीकट पहुँचा। ठीक है, और कालीकट पहुँचने के पश्चात धीरे धीरे हम देख सकते हैं एक के बाद एक जो है 1502 में फिर से वास्को डी गामा फिर से आ जाता है, और यहाँ पे पहली फैक्ट्री इनके द्वारा डाल दी जाती है कोचीन में। ठीक है, यहीं केरल पास में कोचीन में पहली फैक्ट्री डाल दी जाती है, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। और उसके अलावा हम देखें तो धीरे धीरे इनके द्वारा जो है एक प्रकार से गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाने लगा। तो जो प्रारंभिक उद्देश्य था किसका, पुर्तगालियों का, मुख्य रूप से जो अरब था, अरब हम बोल सकते हैं ये वाला भाग। ठीक है, ये ठीक, अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे उनका भारत से प्रभाव समाप्त करना, यानी कि यहाँ से भारत का प्रभाव समाप्त करना ताकि वो इधर यूरोप वासियों से क्या कर सके, व्यापार कर सके। साथ में ईसाई धर्म का प्रचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ पे देखिए जो गवर्नर था, पहला था हमने देख लिया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आप याद रख सकते हैं कब आया था, ये आया था 1498 में, ये आया था पहली बार।
ठीक है, और एक आया था 1502 में, ये आया था सेकंड बार। ठीक है, ये 2 बार आप इसका याद रख सकते हैं। फिर आया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये व्यक्ति था, ये प्रथम वायसराय बनकर, यानी कि पुर्तगालियों का फर्स्ट वायसराय बनकर कहाँ आया था, यह आया था भारत। ठीक है, अब इसकी अगर बात करूं मैं तो ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसके पहले वास्को डी गामा जो आया था वो वायसराय के पद पे नहीं आया था, वो तो ऐसा ही मतलब पुर्तगाली था एक प्रकार से। और यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी दुर्गों का निर्माण कराया, यानी कि पुर्तगाली दुर्गों का यहाँ पे भारत में निर्माण कराया गया। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी है अर्थात शांत जल की नीति भी जो है इसके द्वारा क्या करवाई गई, एक प्रकार से जो पॉलिसी है, मतलब इसकी जो पॉलिसी है, इसके द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई उसको शांत जल की नीति नाम से संज्ञा दी गई, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी नाम से इसकी संज्ञा दी गई। और कब से कब तक इसका शासनकाल रहा, 1505 से लेकर 1509 तक, यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 5 साल जो है, 4 से 5 साल हम जो है इसका शासनकाल यहाँ पे देख सकते हैं। किसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था प्रथम वायसराय था। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वायसराय आता है वो आता है कौन आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका शासनकाल हम देख सकते हैं, यानी कि कब से कब तक रहा, ये रहा 1509 से 1515 तक। ठीक है, ये 1509 तक रहा था, ये 1509 से 1515 तक रहा। और यहाँ अगर देखें हम तो एक प्रकार से ये जो पहले आ गया था, यानी कि कमांडर के रूप में आया था भारत, कब, 1503 में। और यहाँ पे 1509 में इसको वायसराय नियुक्त कर दिया गया, किसको, अल्बुकर्क को। और मुख्य रूप से आपको याद रखना है जो पुर्तगाली शक्ति रहती है, यानी कि पुर्तगालियों का जो शासन रहता है वो वास्तविक संस्थापक के तौर पर यहाँ पे साबित होता है। कौन, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये व्यक्ति जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसको, पुर्तगाली शक्ति के। और यहाँ पे देखिए जो गोवा को है, मतलब गोवा को छीन लिया जाता है कब, 1510 में, जो बीजापुर के शासक है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया जाता है। और यहाँ व्यापारिक केंद्रों के लिए एक प्रकार से राजधानी इसको बना लिया जाता है, किसके द्वारा, अल्फांसो के द्वारा। इसके अलावा मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार कर लिया जाता है। मलक्का और हरमुज जो जल संधि हम देखेंगे अरब सागर की तरफ है, वहाँ पे जो है अधिकार कर लिया जाता है यहाँ पे इसके द्वारा। और जो पुर्तगाली व्यक्ति रहते हैं, मतलब जो पुर्तगाली रहते हैं, उनका यहाँ पे भारतीय जो महिला होती है उनसे विवाह करने के लिए इसके द्वारा यहाँ पे जो नीति अपनाई जाती है, यानी कि एक प्रकार से हम बोलें तो पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने का यहाँ पे इसके द्वारा काम किया जाता है। और एक और चीज़ इसके द्वारा की जाती है अर्थात सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है, किसके द्वारा, अल्फांसो के द्वारा। और 1515 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 1509 से 1515 तक ये जो रहता है अल्फांसो रहता है। फिर आता है एक व्यक्ति और, नीनू डी कुन्हा, ये व्यक्ति रहता है और इसकी अवधि हम देख लेते हैं 1529 से लेकर 1538 तक ये व्यक्ति रहता है। अल्बुकर्क के बाद बनता है ये एक प्रकार से, क्योंकि बीच का समय खाली रहता है। और यहाँ नीनू की अगर बात करें, नीनू डी कुन्हा की, तो ये एक प्रकार से हम देखें तो इसने जो है गोवा कोचीन की राजधानी हुआ करती थी इसके पहले, यानी कि इसने तो गोवा को राजधानी बनाया था, परंतु बीच में बदल गई थी, कोचीन चली गई थी केरल, यानी कि कोचीन जो है केरल के अंतर्गत है। तो इसने फिर से जो है गोवा को राजधानी बना लिया, किसने, नीनू डी कुन्हा ने। इसके अलावा पश्चिमी तट पर जो है दमन पांडुचेरी, जो वर्तमान में पुदुचेरी है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है, उस पर भी कब्जा करने वाली एक प्रकार से, यानी कि जो पुदुचेरी है उस पर कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, इसी के समय, यानी कि नीनू डी कुन्हा के समय। इसके अलावा जो सालसेटी द्वीप है, सालसेटी यानी मुंबई के आसपास हम देख सकते हैं, मुंबई और मद्रास के निकट जो सारी चीज़ है वो उसके अंतर्गत जो है बस्तियाँ बसाने का काम भी किसके द्वारा किया गया है, इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, पुर्तगालियों ने। और यहाँ हम देख सकते हैं जो पुर्तगाली है, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो पुर्तगाल के राजा होते हैं उसकी बहन का जो विवाह होता है
इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के साथ होता है वो हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो एक प्रकार से जो चार्ल्स द्वितीय है उसको बम्बई जो रहता है वो दहेज में दे देते हैं, क्योंकि बम्बई पर किसका अधिकार हो जाता है, पुर्तगालियों का। तो जो बम्बई है, मतलब आज की डेट में बम्बई हम बोल सकते हैं, मुंबई बोल सकते हैं, तो बम्बई को जो दहेज के रूप में किसको दे दिया जाता है, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश कंपनी को दे दिया जाता है, क्योंकि उनके राजा के साथ जो है इनके राजा की बहन की शादी होती है, तो यहाँ पे इनको जो है दहेज में दे दिया जाता है। अब इसके अलावा यदि देखें हम तो इनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे भारत में उपलब्धियाँ हम देख सकते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ और जानकारी आप देख लीजिए। जैसे अगर पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में क्या क्या लाया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा हम देखें तो भारत में एक प्रकार से आधुनिक जहाज निर्माण की तकनीक किसके द्वारा लाई गई, आधुनिक जहाज निर्माण की तकनीक किसके द्वारा लाई गई, पुर्तगालियों के द्वारा। दूसरी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था, पुर्तगाल में ही हुआ था। गुटेनबर्ग हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति ने किया था प्रिंटिंग का जो है उपयोग सबसे पहले। तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाई गई थी, भारत में, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, तो आपको याद रखना है। और जो आलू है, आलू की खेती भी किसके द्वारा लाई जाती है, ये पुर्तगालियों के द्वारा लाई जाती है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है भारत में कहाँ पे होती है, ये 1556 में कहाँ पे, गोवा में होती है। तो ये भी आपको, गौथिक स्थापत्य कला भी जो है पुर्तगाल की ही देन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, गौथिक स्थापत्य कला। तो इतनी सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, पुर्तगाली शक्ति जो है उनका पतन हो गया आगे, तो पतन कैसे हुआ उन कारणों को जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम अगली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए पुर्तगालियों का पतन, सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके निम्न कारण हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है राजा का अधिक नियंत्रण, यानी कि देखिए इसी समय अन्य कंपनी भी आई थी, यानी कि ब्रिटेन की कंपनी भी आई थी और पुर्तगाली भी आई थी। तो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश कंपनी थी, उनका एक प्रकार से राजा पर नियंत्रण नहीं रहता था, वो स्वतंत्र थे व्यापार करने के लिए। परंतु पुर्तगालियों की जो कंपनी थी उन पर एक प्रकार से जो मेन जो पुर्तगाल था वहाँ के राजा का पूरा नियंत्रण रहता था। तो इसके कारण ये भी मुख्य कारण है एक प्रकार से इनके पतन में। फिर धार्मिक असहिष्णुता इनके द्वारा अपनाई गई, अर्थात हम देख सकते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और पुर्तगालियों का व्यवहार भारतीय महिलाओं के साथ में, ये सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हैं यहाँ पे देखिए पतन इनका जो है होना तय था। आपसी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा थी, यानी कि अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके मध्य यहाँ प्रतिस्पर्धा काफ़ी हमको देखने को मिली इस कंपनी के माध्यम से, तो ये पुर्तगालियों का पतन भी यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा हम देखें तो जो भारत था, भारत भी एक उपनिवेश था और एक नए उपनिवेश के रूप में ब्राज़ील की खोज हो गई। तो इन्होंने भारत को छोड़कर कहाँ रुख अपना लिया, ब्राज़ील पर, यानी कि ब्राज़ील तरफ ये भाग गए, तो इसके कारण इनका पतन यहाँ पे हो गया। इसके अलावा ये जो थे गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती तथा लूटमार, ये इन्होंने अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। तो ये सभी कारण हमको देखने को मिलते हैं इनके पतन में। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये कारण आप देख सकते हैं और इनको अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि आपके सामने दिख रही है यहाँ पे, डच। और डच मैंने बताया कहाँ की कंपनी है, डच है नीदरलैंड की कंपनी। आपको याद रखना। चलिए मैप में देख लेते हैं नीदरलैंड कहाँ पे है। तो नीदरलैंड यूरोप में है और यूरोप में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये है आपको दिख रहा है फ्रांस, जर्मनी, और ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ये छोटा सा भाग, ये है आपका क्या, नीदरलैंड। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे ऊपर साइड दिख रहा है। अब यहाँ से ये भारत आई थी, यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए इसी रास्ते से आए होंगे सब धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपको ये रूट याद रखना है, नीदरलैंड यानी डच कंपनी को। अब यहाँ देखिए इसके अंतर्गत आपको थोड़ी सी चीज़ बस याद रखनी है। 1596 में ये जो है प्रथम नागरिक आया था डच कंपनी का, और प्रथम नागरिक जो था कार्नेलियस हाउटमैन था। अब यहाँ देखिए इनका प्रथम कारखाना जो था मछलीपट्टनम जिसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, यानी कि भारत में इस वाले भाग में,
यानी कि बंगाल की खाड़ी के तरफ में। तो 1605 में इनका प्रथम कारखाना था। कहाँ पे? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा हम देखें तो जो डच था, इनके मतलब अंग्रेज़ों के मध्य यहाँ पे हमको युद्ध भी देखने को मिलता है काफ़ी यहाँ पे। तो ये काफ़ी सक्सेस नहीं हुई हैं। तो आप इतना बस याद रख सकते हैं, जो डच थे, डच और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था बेदरा का युद्ध। तो बेदरा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ये हुई है डच की। यानी कि यहाँ पे जीत किसकी हुई? अंग्रेज़ों की। तो डच की यहाँ पे हार हो जाती है और वो यहाँ पे इनकी श्रेष्ठता ख़त्म हो जाती है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डच शक्ति जो थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पुर्तगाली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो उसके बारे में हम यहाँ तो पूरा जो है आगे तक उसी के बारे में चलने वाला है जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता। जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद जो भारत है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इनके कुछ कारखाने थे, अर्थात हमने देखे पुलिकट में, सूरत में, और उसके बाद करिकल, इसके अलावा नागपट्टनम, कोचीन, ये कुछ कारखाने थे। तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज़ों की अगर बात करें तो इनके लिए हम पीछे के मैप में देख लेते हैं। चलिए अंग्रेज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। कहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम? देखिए यहाँ पे, देखिए हमको ब्रिटिश कंपनी देखने को मिलेगी। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला भाग आप देख सकते हैं, ब्रिटेन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये व्यक्ति आए थे इधर, ठीक है। तो ये आप रूट ध्यान में रख सकते हैं, जो कि इधर से आए थे। और ये किसके बाद आए थे? डचों के बाद आए थे। हालांकि कंपनी बाद में उनकी स्थापित हुई थी, परंतु डचों के बाद कौन आए थे? अंग्रेज भारत आए थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ देखिए 1599 में क्या हुआ था? एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन नाम का एक व्यक्ति आया था। कहाँ पे? भारत आया था थल मार्ग के समय, मतलब थल मार्ग से भारत आया था। तो उसने जानकारी दी यहाँ पे कि एक प्रकार से भारत बहुत ही मतलब एक प्रकार से धनी देश है। तो उसकी सूचना वहाँ जैसे ही मिली तो हम देख सकते हैं इंग्लैंड में एक लोगों का दल गठित किया गया, लोगों का दल गठित किया गया और उसका नाम दिया गया मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स ये एक ग्रुप था। किसका? व्यापार करने के लिए ग्रुप बनाया गया उस व्यक्ति का। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी दल था और इसी दल को हम एक प्रकार से यहाँ पे आप इसको इस नाम से जानिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इसका नाम बहुत बड़ा था परंतु बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। यानी कि हम बोल सकते हैं, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे, यहाँ हम देख सकते हैं कहाँ पे ये ब्रिटेन आपको दिख रहा है, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी। और इधर साइड चले तो वेस्ट है और इधर चले तो ईस्ट है। तो जब कंपनी कहाँ जाएगी? ईस्ट में। तो ईस्ट में जाने वाली कंपनी कहाँ पे गई थी? भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कारण इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे पड़ा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब जो वहाँ की महारानी थी, महारानी का नाम भी आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, एलिजाबेथ प्रथम। इसने क्या करा? इसने हस्ताक्षर करे, मतलब एक आज्ञा पत्र था, आज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करे और हस्ताक्षर करके यहाँ पे 15 वर्षों यानी कि 15 वर्ष की एक अनुमति के साथ में जो ग्रुप था, कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोग थे। तो इनको एक प्रकार से मुहर लगा दी और यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 को इनको परमिट जारी कर दी कि आप 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंडिया में जाकर व्यापार कर सकते हैं। और इसके अलावा जब 15 साल ख़त्म हो गए, 15 साल ख़त्म होने के पश्चात एलिजाबेथ तो नहीं थी, कौन था? जेम्स प्रथम, अर्थात अब व्यक्ति आ गए सम्राट। तो सम्राट ने 15 साल
की टेंशन को ख़त्म करके यहाँ पे क्या कर दिए कि हमेशा के लिए यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक आप भारत में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो इस प्रकार की परमिशन यहाँ पे हम देख सकते हैं किसको, अंग्रेज़ों को मिली। तो देखिए हम देख लेते हैं जहांगीर का शासन जब चल रहा था, दो व्यक्ति आए थे उसके शासनकाल में। ये क्वेश्चन भी कभी आपको जो है प्री में देखने को मिलता है कि जहांगीर के समय काल में कौन भारत नहीं आया था, ऐसा कुछ पूछ सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कैप्टन हॉकिंस भारत में किसके शासनकाल में आया था, या फिर कैप्टन हॉकिंस कब भारत आया था। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्वेश्चन। तो हॉकिंस के बारे में आपको देखना है कि किसके काल में आया था, जहांगीर के काल में। और टॉमस मुनरो के को भी आपको देखना है 1615 में, अर्थात हम बोल सकते हैं जब जेम्स प्रथम का शासनकाल शुरू हो गया था। तो इस समय कौन आया था, इस समय आया था टॉमस मुनरो। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया, कहाँ पे, सूरत आया था, सूरत। और यहाँ मुग़ल सम्राट कौन थे, जहांगीर थे। जहांगीर के शासनकाल में आए तो यहाँ जो था कैप्टन हॉकिंस जो था वो फारसी भाषा का काफ़ी ज्ञाता था। तो उसी के कारण जो जहांगीर है वो काफ़ी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के कारण जो है उनको आगरा यानी कि जो जहाँ ताजमहल हम देख सकते हैं, आगरा में बसने का इनको जो है फरमान जारी कर दिया। और 400 मनसब और उसकी जागीर, एक प्रकार से 400 मनसब एवं उसकी जागीर प्रदान कर दी गई, किसको, हॉकिन को। इसके अलावा सूरत में इन्होंने जो है एक प्रकार से जो स्वाली के निकट है, यहाँ पे 1611 में कैप्टन मिल्टन हॉल ने पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर लिया। और यहाँ पे 1613 में स्थायी कारखाना यहाँ स्थापित कर लिया। कब, आपको याद रखना है, 1613 में कारखाना कहाँ स्थापित करे ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सूरत में, ठीक है। बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और टॉमस मुनरो के बारे में अगर देखें तो जो टॉमस मुनरो आया था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था, वो हमने देखें। और ये 1618 अंत तक रहा। और सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, अन्य भागों में भी यहाँ पे अनुमति लेने की इसको जो है मतलब एक प्रकार से कारखाने लगाने की अनुमति प्राप्त की इसने। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत यानी कि हम बोल सकते हैं ये भारत हमारा, और इधर वाला एरिया हम बोल सकते हैं, ठीक है, नीचे वाला पूरा एरिया। चलिए देखते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में 1611 में पहला कारखाना हमको देखने को मिलता है, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। अब मसूलीपट्टनम कहाँ है, ये वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं, मछलीपट्टनम कोरोमंडल तट पर, ठीक है। यहाँ स्थापित किया गया किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देखे थे जो व्यक्ति था कौन, इंग्लैंड का एक राजा था, किंग चार्ल्स किंग, उसकी शादी हुई थी पुर्तगाल के राजा जो पुर्तगाल के राजा है उसकी बहन से। तो उन्होंने बम्बई को क्या कर दिए थे, दहेज में दे दिए थे चार्ल्स द्वितीय को। तो यहाँ जो बम्बई था, बम्बई को यहाँ किराए पे दे दिया गया, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अन्य जो थी कंपनी उनको। अब जो बम्बई है, बम्बई का संस्थापक भी आपको याद रखना है इस हिसाब से। बम्बई का संस्थापक किसको माना जाता है, गेराल्ड अंगियार को। गेराल्ड अंगियार को बम्बई का जो है संस्थापक माना जाता है, यानी वास्तविक संस्थापक। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थोड़ी सी जानकारी होगी दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब बात करते हैं शाहजहाँ के काल में। तो शाहजहाँ के काल में उतना हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने पुर्तगालियों से नाराज़ होकर यहाँ पे अंग्रेज़ों से एक प्रकार से हाथ मिलाया था, और अंग्रेज़ों को अनुमति दे दी गई। एक प्रकार से जो शाहजहाँ था उसके शासनकाल में एक अंग्रेज़ डॉक्टर आया था, गैब्रियल बॉटन। तो इसने जो है जो शाहजहाँ की पुत्री थी, शाहजहाँ की पुत्री का इलाज किया था, यानी कि जो एक बीमारी हुई थी उसका इलाज कर दिया। तो शाहजहाँ ने उनको खुश होकर क्या कर दिए, 3000 रुपये वार्षिक के बदले में जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, यानी कि हम बोल सकते हैं ये वाला एरिया, इधर वाला, ये भारत का इधर वाला एरिया पूरा, इसको कितने हज़ार में, 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में क्या कर दिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की यहाँ पे क्या दे दिए, व्यापार करने की अनुमति दे दी। और बंगाल के हुगली नामक स्थान पर यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 1651 में प्रथम अंग्रेजी कारखाना, हुगली नदी आपको पता ही होगा बंगाल के तरफ यहाँ पे, कब
1651 में पहला कारखाना स्थापित किया गया, कहाँ पे? हुगली नामक स्थान पर। तो ये प्रथम कारखाना आपको याद रखना है, कहाँ पे? जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उनको एक प्रकार से परमिशन मिली तब। और यहाँ देखें इसके बारे में, तो देखिए जो हुगली था, हुगली के बाद में यहाँ पे हम देखें कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल, इसमें भी अंग्रेज़ के कारखाने खोले गए। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है शाहजहाँ के काल में। औरंगजेब के काल में हमको उतना देखने को नहीं मिलता इनका प्रभाव, क्योंकि औरंगजेब कट्टरवादी था और इसके समय तो जो है काफ़ी मतलब अंग्रेज़ों को इसने आदेश नहीं दिया था। और यहाँ हम देखें तो 10 फरवरी 1691 में एक जो था, यानी कि 1600, जॉब चारनाक नाम का एक व्यक्ति था। सूतानती नाम की एक जगह थी, वहाँ पे अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री की स्थापना की, सूतानती नाम पे। और यही जो सूतानती है, इसको ही बाद में क्या बोला जाता है, मतलब इसके साथ में दो चीज़ें और मिलाकर एक प्रकार से कलकत्ता नगर के नाम से इसकी स्थापना होती है। तो ये आपको याद रखना है, कलकत्ता नगर की स्थापना की जाती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी यहाँ पे अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम देखें। और इसी के शासनकाल में जो कंपनी रहती है, कंपनी यानी कि द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उतना बड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम याद रखना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसकी कंपनी का नाम क्या हो गया? ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। उत्तर मुगल काल में कंपनी की अगर बात करें तो आपको पता होगा उत्तर मुगल काल में सबसे इम्पोर्टेंट हमको माना जाता है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के समय क्या हुआ था? तो एक फरमान जारी कर दिया जाता है फर्रुखसियार के द्वारा कि जाओ आप जो है, मतलब एक प्रकार से जो एक व्यक्ति था इसके समय में भी एक डॉक्टर आया था, सर्जन हम बोल सकते हैं, सर्जन हैमिल्टन। उसने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। तो जो फर्रुखसियार है वो खुश हो गए, और खुश होने के पश्चात क्या हुआ, उन्होंने जो अंग्रेज रहते हैं यानी कि ब्रिटिश कंपनी, उनको एक प्रकार से शाही फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान मतलब राजमहल से जो जारी किया गया फरमान है उसको शाही फरमान बोलते हैं। शाही फरमान जारी किया और 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में यहाँ पे बंगाल के अतिरिक्त जो है उसके बिना, मतलब बिना चुंगी के या बिना करके वो एक प्रकार से वहाँ व्यापार कर सकते हैं। तो इसको एक प्रकार से क्या बोला गया? महाधिकार पत्र, अर्थात हम बोल सकते हैं मैग्ना कार्टा। ये चीज़ आपको याद रखना है फर्रुखसियार के समय। इसके अलावा एक कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, डैन के बारे में, और फिर देखेंगे फ्रांसीसी के बारे में। तो उसके बाद हमारा जो है धीरे धीरे बाकी की चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं डैन के बारे में। डैन अर्थात होता है डेनिश, डेनिश यानी कि डेनमार्क की कंपनी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अंग्रेज़ों के बाद आई थी ये, अंग्रेज़ों के बाद अर्थात ये 1616 में। और यहाँ पे हम देखें तो अलग अलग प्रकार से यहाँ कंपनी स्थापित की गई, अर्थात 1620 में इनके द्वारा कंपनी स्थापित की गई तमिलनाडु में। और उसके अलावा 1620 में ही एक और कंपनी स्थापित की गई, कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, श्रीरामपुर बंगाल के अंतर्गत जो है इनकी कंपनी स्थापित की गई। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखना है, 1845 में इन्होंने जो है अपनी सारी कंपनियों को किसको बेच दिया? अंग्रेज़ों को बेच दिया। अंग्रेज़ों को बेच के क्या कर दिए? ये वापस चले गए। तो ये बस इतना ही इनके बारे में था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो जब फ्रांसीसी हो जाएंगे हमारे, तो फिर हम जो है आगे का देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे कर्नाटक में जो है अंग्रेज़ और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के बारे में, जिन्हें आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, या आंग्ल एक प्रकार से आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए फ्रांसीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ देख लेते हैं, फिर हम उनके बारे में देखेंगे युद्ध के बारे में। तो यहाँ देखिए फ्रांसीसी कंपनी जो थी, फ्रांस के सम्राट थे, फ्रांस के सम्राट थे जिनका नाम था लुई 14वां। इनके एक मंत्री थे,
इनके द्वारा मतलब इनके एक मंत्री थे, मंत्री का नाम क्या था? कॉलबर्ट। कॉलबर्ट के द्वारा कंपनी को यहाँ पे बनाया गया था। कंपनी को बनाया गया था 1664 में। तो 1664 में कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो यहाँ इनकी कंपनी का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसकी स्थापना की गई 1664 में। लुई 14वां का शासनकाल था। मंत्री के द्वारा, कॉलबर्ट के द्वारा यहाँ पे कंपनी बनाई गई। और 1667 में यहाँ फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया। कब? ये 1664 में कंपनी गठित थी और 3 साल पश्चात यहाँ पे भारत ये पहुँच गए। और फाइनली 1668 में इनके द्वारा पहला कारखाना कहाँ पे? सूरत, यानी कि गुजरात में, यहाँ पे व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई। किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा, यानी फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा। और यहाँ हम देखें तो जो 1673 में है बालीकोंडापुरम ऐसे पुदुचेरी गांव प्राप्त किया इन्होंने 1673 में। और जो गांव प्राप्त किया उसी से ही जो पांडिचेरी है, यानी कि आज की डेट में पुदुचेरी, उसकी यहाँ पे न्यू हमको देखने को मिलती है। और इसके जो प्रमुख थे उनका नाम भी हम देख लेते हैं। मार्टिन, यानी कि फ्रांस के थे। तो यहाँ देखिए हम, फ्रांसिस मार्टिन इनका नाम था, जो कि पांडिचेरी के प्रमुख थे। तो ये चीज़ इनके बारे में थोड़ी सी आपको याद रखनी है। तो ये देख लिए हमने, देखिए बहुत सारी चीज़ यहाँ देखे हैं, जैसे कि उत्तर मुगल काल के बारे में देख लिए। उसके अलावा कुछ प्रांतीय जो क्षेत्र बने थे, मुगल काल का पतन भी देख लिए। कुछ यूरोपीय कंपनियों के बारे में हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में।